हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि न केवल प्री के बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है साधारण वादों के संदर्भ में, और आज हम जो देखेंगे रेस सब्जुडाइस और रेस जुडिकेटा। दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, न केवल प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेस सब्जुडाइस यानी विचाराधीन वाद। तो इसका जो अर्थ होता है, पहले सामान्य अर्थ में समझ लेते हैं। रेस सब्जुडाइस जो होता है वही उन्हीं पार्टियों के बीच उसी विषय वस्तु पर वाद होता है जो कि पहले किसी कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। तो जो दूसरा वाद कोर्ट क्या करेगा, उसका ट्रायल नहीं करेगा यदि दूसरा वाद संशोधित कर दिया जाता है। ठीक। जो रेस जुडिकेटा होता है उसमें वाद ही ग्रहण नहीं किया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोर्ट यदि वाद डिसाइड हो चुका है। तो इसमें रेस सब्जुडाइस में वाद पेंडिंग होता है, जबकि रेस जुडिकेटा में वाद डिसाइड हो चुका होता है। तो कोर्ट वाद को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विचाराधीन वाद यानी रेस सब्जुडाइस संहिता की धारा 10 के अंतर्गत विचाराधीन न्यायालय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसका उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले दो न्यायालयों को एक ही समय में एक ही विवादग्रस्त विषय है उस पर दो समानांतर वादों के परीक्षण को रोकना है। ठीक है। तो मतलब एक ही विवादग्रस्त विषय पर दो समानांतर वादों का परीक्षण यानी ट्रायल करने से रोकना है। ठीक। तो ये ट्रायल को बार करता है। ठीक है। जो सेक्शन 10 है, जबकि सेक्शन 11 सूट को, ठीक, वो सूट को ही एक्सेप्ट नहीं करता। और बिल्कुल सेम ही जिसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे हम देख लेते हैं। पश्चातवर्ती वाद के विचारण को यह धारा रोकती है, न कि वादों के संस्थित करने से रोकती है। ये ट्रायल को रोकती है सेक्शन 10। और सेक्शन 10 के प्रवर्तन के लिए निम्न शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले दो वाद दो समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में विचाराधीन हो, मतलब एक ही समवर्ती मतलब एक ही क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में पेंडिंग होनी चाहिए। और पश्चातवर्ती वाद में विधिक विषय वस्तु पूर्ववर्ती वाद के समान हो, मतलब जो बाद में वाद लाया जा रहा है उसमें भी विषय वस्तु वही हो जो पहले वाद में है, जो पेंडिंग है। और दोनों वादों के पक्षकार वही हो या उनके हित प्रतिनिधि वही हो, मतलब सेम पार्टीज होनी चाहिए। तो क्या हो, सेम जुरिडिक्शन वाले कोर्ट होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित है वह पश्चातवर्ती वाद में दावाकृत अनुदोष देने में सक्षम हो, मतलब कि कॉम्पिटेंट कोर्ट हो। और नेक्स्ट है धारा 10 के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। मतलब यदि धारा 10 के अंतर्गत किसी को ट्रायल करने से रोक दिया गया तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी कि आप दूसरे कोर्ट में जाएं इसकी अपील के लिए। ठीक। और क्योंकि ऐसा आदेश न तो डिग्री की श्रेणी में आता है और न ही अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में, किंतु पुनरीक्षण का आवेदन किया जा सकता है। तो इसकी अपील तो नहीं होगी सेक्शन 10 की, लेकिन रिवीजन हो सकता है। ठीक। धारा 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार विदेशी न्यायालय में किसी वाद के लंबित रहने की अवधि में उसी वाद हेतु के आधार पर किसी वाद के विचार का अधिकार भारतीय न्यायालयों को प्राप्त है। यहाँ धारा 10 लागू नहीं होगी। तो धारा 10 का वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो बताता है कि विदेशी न्यायालयों में वाद हेतु का जो पेंडिंग है वो दूसरे वाद को भारत में यदि कोई संस्थित करता है तो ट्रायल करने से नहीं रोकेगा। ठीक। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है प्री में, और हर बार पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेस जुडिकेटा पर, प्राण न्याय का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, तो संहिता की धारा 11 के अंतर्गत प्राण न्याय को परिभाषित किया गया है। ठीक है। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 11 में। प्राण न्याय शब्द लैटिन भाषा के शब्द रेस जुडिकेटा से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से, लैटिन भाषा के रेस जुडिकेटा से लिया गया है। प्राण न्याय का सिद्धांत 3 लैटिन सूत्रों पर आधारित है। तो कौन कौन से लैटिन सूत्र हैं, सबसे पहले तो ये है कि इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटियम। तो इसका अर्थ है राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। ठीक है। यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटियम। और नेक्स्ट है नेमो डेबिट विस, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नेमो होगा, ई आएगा। ठीक है, एन के बाद। तो नेमो डेबिट विस वेक्सरी प्रो उना इट एकदम कोजा। ठीक। तो ये हिडन है। और किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का एक बार विचारण हो चुका है तो उसके लिए उसे दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, नेमो डेबिट विस वेक्सरी प्रो उनो इट इडम कोजा। फिर उसके बाद है रेस जुडिकेटा प्रोवर्टी टेट ऑक्यूपिड
पिक्चर। तो ये है एक न्यायिक निर्णय का सही माना जाना चाहिए, मतलब जो डिसाइड हो चुका है वो सही माना जाना चाहिए, उसे बार बार उस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। ये कहता है रेस जुडिकेटा प्रूव वेरिटी ओके पिक्चर। और इसकी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो इसकी लागू होने के लिए शर्तें हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही जैसे कि हम सेक्शन 10 में देख चुके हैं, मिलता जुलता है। दो वाद हों, एक पूर्ववर्ती तथा एक पश्चातवर्ती। विवादक विषय दोनों वादों में प्रत्यक्षता या सार्थता एक हो, ठीक है। वे सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, दोनों वादों के पक्षकार वही हों, इनके प्रतिनिधि हो, दोनों वादों में पक्षकार एक ही स्वत्व या हक के अधीन दावा किए हों, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल एक ही होना चाहिए। और जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया है उसे पश्चातवर्ती वाद निर्णय देने में भी सक्षम होना चाहिए। ये भी सेक्शन 10 में देख चुके हैं। पूर्ववर्ती वाद को सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया होना चाहिए, मतलब कि ये कि जो पूर्ववर्ती वाद डिसाइड हो चुका हो। तो पूर्ववर्ती वाद क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ही हुआ है कि पूर्ववर्ती वाद, तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि पूर्ववर्ती वाद कौन सा होता है। तो सेक्शन 11 का सबसे पहला एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है, इसके अनुसार पूर्ववर्ती वाद वह वाद है जो समय अनुसार पहले निर्णित किया गया, मतलब जो पहले डिसाइड किया गया, यद्यपि कि ऐसा वाद प्रश्नगत वाद के पूर्व संस्थित किया गया हो या बाद, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा वाद पहले संस्थित किया गया हो, चाहे बाद वाला वाद पहले संस्थित किया गया हो, लेकिन जो डिसाइड किया गया है वही पहले संस्थित किया गया वाद, ये पूर्ववर्ती वाद माना जाएगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि न्यायालय की कॉम्पिटेंसी यानी सक्षमता क्या है। तो धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार धारा 11 की प्रयोजनार्थ न्यायालय की सक्षमता की अवधारणा ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं उपबंधों पर विचार किए बिना किया जाएगा। जो सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 2 है, ये कहता है कि न्यायालय की सक्षमता की अवधारणा कैसे की जाएगी, ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं बंदों पर विचार किए बिना की जाएगी। ये विचार नहीं किया जाएगा उसे अपील करने का राइट उसमें है या नहीं है। तो प्रलक्षित या अन्वयिक प्राण न्याय क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इस पर तो पूरा मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, प्री में भी आता है। तो सेक्शन 11 का स्पष्टीकरण 4 एक्सप्लेनेशन 4 है, इस संबंध में प्रावधान करता है। इसके अनुसार ऐसा विषय जो पूर्ववर्ती वाद प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा आधार नहीं बनाया गया, तो ये समझ जाएगी कि ऐसे वादक प्रत्यक्षित और सार्थ विवादक रहा है। मतलब ये कि जब आपको अपॉर्चुनिटी थी, आप अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते थे या कोई प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बना सकते थे किसी विषय को, आपने नहीं बनाया उस टाइम, तो बाद में समझ आएगा कि जो भी आपने अपने डिफेंस लेना था आपने ले लिए, बाद में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 5। ये बंद करता है कि यदि कोई अनुतोष जिसके संबंध में वाद पत्र में दावा किया गया है डिग्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रदान नहीं किया गया, तो इसके संबंध में यह माना जाएगा अनुतोष को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है, यह पश्चातवर्ती वाद में प्राणदाय का प्रभाव रखेगा। तो इसे हम मेयर साइलेंस बोलते हैं, मतलब कि जहाँ कोर्ट साइलेंस है यानी चुप है, तो माना जाएगा कि उसकी सहमति, मतलब कि उसने यदि कोई अनुतोष नहीं दिया है तो उसने, इसका मतलब माना जाएगा कि अनुतोष से देने से इनकार कर दिया है, ठीक। और एक्सप्लेनेशन 7 है, यह बंद करता है कि धारा 11 के उपबंध डिग्री के निष्पादन पर भी लागू होंगे, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पर भी लागू होंगे। और 11 का एक्सप्लेनेशन 8 में विधिपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जो कि ऐसे विवादक को निश्चित करने हेतु सक्षम है, सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित भी किया जा चुका है। किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्ण न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसे ऐसा विवादक उठाया गया है विचार करने के लिए सक्षम नहीं था। यदि ये बाद में क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, तब भी वह विवादक विनिश्चित माना जाएगा और सक्षम माना जाएगा उसे सुनने के लिए, ठीक है। बाद में ये नहीं कहा जाएगा कि इसे सक्षमता या कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी। अब इसके कुछ विशिष्ट बिंदु देख लेते हैं। तो प्राण न्याय का सिद्धांत सहवादियों सह प्रतिवादियों के मध्य भी लागू होता है। औपचारिक प्रतिवादी के विरुद्ध प्राण न्याय प्रयोज्य नहीं है। जो फॉर्मल प्रतिवादी हैं उनके विरुद्ध प्राण न्याय प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि उनके विरुद्ध अनुतोष की मांग नहीं की जाती। समझौते की डिग्री प्राण न्याय के में प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि ऐसी डिग्री में निर्णय गुण दोष के आधार पर नहीं होता है। जो समझौते की डिग्री है इनमें भी प्राण न्याय के रूप में ये प्रयोज्य नहीं होती है, क्योंकि ऐसी डिग्री में गुण दोष के आधार पर नहीं होता है निर्णय। और
बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के अतिरिक्त अन्य सभी याचिकाओं पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि प्राण न्याय कौन सी रिट पर लागू नहीं होता, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर, बाकी सभी रिट पर लागू होता है। और इस पर केस है GK टुडानी बनाम SD शर्मा, 1986 सुप्रीम कोर्ट का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। तो परिलक्षित प्राण न्याय का सिद्धांत सभी रिट याचिकाओं पर लागू होता है, ये कहा था देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, 1956 सुप्रीम कोर्ट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाओं पर परिलक्षित प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता, ये कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, दयाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो ये सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 पर इम्पोर्टेंट वेरी केसेस में कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाओं पर परिलक्षित प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक। और जबकि देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर में कहा कि परिलक्षित प्राण न्याय का सिद्धांत सभी रिट याचिकाओं पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो दरियावराव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आपको एक केस याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1961 का सुप्रीम कोर्ट केस है। प्राण न्याय का सिद्धांत लौकिक वादों पर भी लागू होता है, ये फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल केस में कहा गया था, 1986 का। तो प्राण न्याय का सिद्धांत लौकिक वादों पर भी लागू होता है। प्राण न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता से बचने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 44 का आश्रय लिया जा सकता है, ठीक है। प्राण न्याय के सिद्धांत की जो प्रयोज्यता है उससे बचने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 का आश्रय लिया जा सकता है, मतलब डिफेंस में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति यह आधार लिख सकता है कि जिस निर्णय को प्राण न्याय के रूप में लागू किया जा रहा है वह कपट के द्वारा गलत समझौते के अंतर्गत या न्यायालय की अक्षमता के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, ठीक। तो न्यायालय की कॉम्पिटेंसी को चुनौती देकर या फिर गलत समझौते का हवाला देकर उसे इसकी प्रयोज्यता से बचा जा सकता है प्राण न्याय की। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पर, जो बात करता है अतिरिक्त वाद के वर्जन के संबंध में उपबद्ध करता है। इसके अनुसार जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संसित करने से नियमों द्वारा प्रभावित है, मतलब कि विधि के नियमों द्वारा उसे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ये किसी वाद के संबंध में, विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में, तो वहाँ वह किसी ऐसे न्यायालय में जहाँ यह संहिता लागू है कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संसित करने का हकदार नहीं होगा, मतलब क्लियर बोल दिया, जहाँ बार है तो बार है, आप उसमें किसी अन्य न्यायालय में जाकर उस पर केस नहीं ला सकते यदि किसी विशिष्ट मामले में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, बार किया गया है। संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित नियम अतिरिक्त वाद का वर्जन करते हैं, कौन कौन से, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 अतिरिक्त वाद का वर्जन करते हैं। ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1। धारा 12 की प्रकृति प्राण न्याय के समान ही है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं विदेशी निर्णय एवं वाद संसित करने का स्थान क्या होगा। तो विदेशी निर्णय को धारा 2 सब क्लॉज 6 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 13 में विदेशी निर्णय की निश्चयात्मक के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसके अनुसार विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्ष जिन्हें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्ष न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चायक होता है, ठीक है। तो विदेशी निर्णय क्या है, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्ष जिनसे उत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्ष न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चायक होता है, ठीक। और यदि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है तो निश्चायक माना जाएगा जहां वह सक्षम अधिकार वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। इसके एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन प्री के, वह सक्षम अधिकार द्वारा न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है, या कार्रवाइयों को देखने से ही ये स्पष्ट होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध या मामले को लागू होने वाले भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, या वह कार्रवाइयाँ नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हैं, या वह कपट द्वारा किया गया है, वह भारत में प्रवर्तित किसी विधि के भंग पर आधारित है, या दावे को वह ठीक ठहराता है, ठीक।
तो ये विदेशी निर्णय है और यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि वह कंपनी स्ट्राइक नहीं होगा जब कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं सुना गया है, मामले के गुणागुट पर नहीं दिया गया है, कार्रवाई को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध या मामले को लागू होने वाले भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, या वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया है और भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। ठीक, और विदेशी निर्णय के बारे में जो प्रिजम्पशन अवधारणा वो सेक्शन 14 में दी गई है। इसके अनुसार विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु निम्न परिस्थितियों में अवधारणा नहीं की जाएगी। मतलब कि नॉर्मली तो जो विदेशी निर्णय है वह ये माना जाएगा कि वह कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में वह नहीं माना जाएगा। ये भी अभिलेख से इसके विपरीत प्रतीत होता है वह अवधारणा को अधिकारिता का अभाव सिद्ध करके विस्थापित किया गया हो या विदेशी निर्णय के ठीक है, इसके ये दो ग्राउंड है। अभिलेख से विपरीत प्रतीत होता है, अवधारणा को अधिकारिता का प्रभाव सिद्ध करके विस्थापित किया जा सकता है, मतलब कहा जा सकता है कि कॉम्पिटेंट नहीं था कोर्ट। विदेशी निर्णय का प्रवर्तन भारत में 2 प्रकार से किया जा सकता है, धारा 44 के अधीन निष्पादन कार्रवाई करके यानी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के द्वारा, या विदेशी निर्णय से भारत में वाद संस्थित करके। ठीक है, जो विदेशी निर्णय है उससे भारत में वाद संस्थित करके। संहिता की धारा 15 से 20 के अंतर्गत उन न्यायालयों के बारे में उल्लेख है जहां कोई वाद संस्थित किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ से हमारी नई प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो सेक्शन 15 जो बात करता है वाद कैसे और कहाँ संस्थित किया जाएगा। सेक्शन 15 यह बंद करती है कि हर वाद उस न्यूनतम श्रेणी है उसके न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा जो कि उसका विचार करने के लिए सक्षम है। तो सेक्शन 15 का उद्देश्य यही है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए। मतलब कि यदि हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट बड़े कोर्ट में पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो वहाँ तो वादों की बाहुल्यता ही हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले आप न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में ही जाएँ, यदि वहाँ डिसाइड नहीं हो पाता है तब ऊपर हायर कोर्ट में आए। सेक्शन 16 और 18 के अंतर्गत उन न्यायालयों का उल्लेख है जहाँ की अचल संपत्ति से संबंधित वाद संस्थित किए जा सकते हैं। ठीक है, 16 से 18 तक जहां अचल संपत्ति से संबंधित वाद संस्थित किया जा सकते हैं। धारा 16 के अनुसार विधि द्वारा विहित धन संबंधी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए निम्नलिखित वाद उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह संपत्ति स्थित है। तो अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए वाद सबसे पहले तो कौन कौन से वाद होंगे? अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए वाद, चाहे वह भाटक या लाभ सहित या रहित हो। अचल संपत्ति के विभाजन के लिए वाद, या अचल संपत्ति के बंधक या भार की दशा में प्रबंध विक्रय विमोचन के लिए वाद, अचल संपत्ति के किसी अन्य अधिकारी हित के अवधारण के लिए वाद, या अचल संपत्ति के प्रति किए गए किसी दोष के प्रतिकर के लिए वाद, करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम चल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए वाद। तो ये देखिए यहाँ से मीन्स का तो क्वेश्चन बनता है, ये प्री का ही बनता है। तो यहाँ पर हम आपको एक कोड बताने जा रहे हैं जिस तरह से मैंने याद किया है। तो मैंने इसे RPMRCMC याद किया है। तो R4 हो जाएगा अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी के लिए वाद, और पार्टीशन के लिए वाद P4, M4 मोशन के लिए है, ठीक है, प्रबंध विक्रय बंधक के लिए, और R4 हो जाएगा किसी अन्य अधिकार या हित के यानी कि राइट के लिए, और C4 हो जाएगा जो जंगम संपत्ति की पुनर्प्राप्ति करस्थम या कुर्की के लिए वाद है। ठीक, सॉरी C4 हो जाएगा प्रतिकर यानी कंपनसेशन के लिए वाद, और M4 हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी की पुनर्प्राप्ति के लिए बात। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोड RPM RCM। आप भी इसे याद रख सकते हैं, आपको याद रखने में इसमें कठिनाई नहीं होगी और अच्छे से याद हो जाएगा। तो किंतु अचल संपत्ति में उत्पन्न पानी से संबंधित वादी की इच्छा पर या तो उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में संस्थित हो सकता है जहां प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, तो कारोबार करता है या विलाप के लिए स्वयं काम करता है। ठीक, और यदि विवादित संपत्ति प्रतिवादी द्वारा ही उसके निमित्त पारित की गई है तो अनुतोष प्रतिवादी के स्वयं आज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम सेक्शन 17 पर चलते हैं। इसके अनुसार किसी अचल संपत्ति के संबंध में अनुतोष के लिए या उसके संबंध में किए गए दोष के प्रतिकर की प्राप्ति हेतु, किसके लिए? अनुतोष के लिए, दोष के प्रतिकर की प्राप्ति के लिए किसी भी न्यायालय में ऐसे संस्थित सीमाओं के अंदर संपत्ति का कोई भाग स्थित है यदि
जिसके अधिकार तक की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत संपत्ति का कोई भाग यदि स्थित है, यदि ऐसी संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के अधिकार तक के अंतर्गत स्थित है किंतु उस बात की विषय वस्तु के संबंध में पूर्ण दावा ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। विभिन्न न्यायालयों के अंतर्गत स्थित संपत्ति संबंधी बात कहाँ पर आएंगी, सेक्शन 17 में है। तो कहाँ पर किए जा सकेंगे, जहाँ उसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत संपत्ति का कोई भाग आता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो बात याद रखनी है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 18 जो बात करता है अचल संपत्ति की स्थानीय सीमाएं निश्चित नहीं है यदि, तो वाद किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जहां उस स्थावर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। न्यायालय द्वारा ऐसे अनिश्चितता के संबंध में कोई कथन को अभिलिखित करने के पश्चात उस संपत्ति के संबंध में वाद का परीक्षण किया जा सकता है, किंतु ऐसे न्यायालय को उस वाद को सुनने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होना जरूरी है, ठीक। और नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 19 पर। इसके अनुसार शरीरी जंगम चल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वादी के विकल्प पर किसी भी ऐसे न्यायालय में लाया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा दोष किया गया है, या अन्य ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, विलाप के लिए स्वयं काम करता है, ठीक है। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकार के लिए वाद कहाँ लाया जाएगा, वादे के विकल्प पर किसी भी ऐसे न्यायालय में लाया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा दोष किया गया है, ठीक है। या ऐसे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, विलाप के लिए स्वयं काम करता है। सेक्शन 20 बात करती है अवशेषी प्रकृति की है ये। इसके अनुसार अचल संपत्ति, चल संपत्ति एवं शरीर के प्रति जो दोष संबंधी वादों को छोड़कर अन्य सभी वाद उन न्यायालयों में संस्थित किए जा सकेंगे। तो इन्होंने कौन कौन सी उन्हें छोड़ा है, चल संपत्ति, शरीर के प्रति किए गए दोषों के वादों को छोड़कर कहाँ पर संस्थित किए जा सकेंगे। सबसे पहले जहाँ की वाद है तो पूर्णतः भागता उत्पन्न हो, या जहाँ प्रतिवादी यदि एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक वाद के प्रारंभ के समय निवास करता है, तो उनमें से प्रत्येक वाद के यदि प्रारंभ के समय निवास करता है, कारोबार करता है या विलाप के लिए स्वयं काम करता है। सबसे पहले तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या जहाँ वह रहता है, निवास करता है, कारोबार करता है, ठीक। और नेक्स्ट है जहाँ प्रतिवादी एक से अधिक हैं और उनमें से कोई भी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, विलाप के लिए स्वयं काम करता है, वहाँ वाद तभी संस्थित किया जाएगा जबकि न्यायालय ने इसकी इजाज़त दे दी हो या अनिवासी पक्षकार प्रतिवादी ने उस न्यायालय में वाद संस्थित करने की सहमति दे दी है। और नेक्स्ट है अधिकारिता पर आधारित तथा वाद का अंतरण। तो सेक्शन 21 जुरिसडिक्शन के बारे में बताता है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में आक्षेप संबंधी बंद। इसके अनुसार किसी भी अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा वाद लाने के स्थान के बारे में, ठीक, न्यायालय की अधिकारिता के धन संबंधी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में आपत्ति, निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में आपत्ति को तभी ग्रहण किया जाएगा जबकि आपत्ति सबसे पहले प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव अवसर पर की गई हो। उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं उनके स्थिरीकरण के समय या उसके पहले किया गया हो या उसके कारण न्याय की निष्फलता हुई हो, ठीक। तो जो न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार के बारे में आक्षेप संबंधी बंद सेक्शन 21 करती है। कौन कौन से अधिकार संबंधी वाद लाने के स्थान के बारे में, सबसे पहले न्यायालय के धन संबंधी अधिकारिता के संबंध में, निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर वाद कहाँ लाया जाएगा लेकिन कब नहीं लाया जाएगा। यदि आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर की गई हो तभी होगा। उन सभी मामलों जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं उनके स्थिरीकरण के समय उसके पहले किया गया हो या उसके कारण न्याय की निष्फलता हुई हो, ठीक। 21A के अंतर्गत वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप और डिक्री को पास करने के लिए वाद के वर्जन के संबंध में किए गए उपबंध है, ठीक है। सेट असाइड करने के लिए वाद का जो वर्जन है उसके बारे में बताया गया। सेक्शन 22 to 25 के अंतर्गत वादों के स्थानांतरण संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।